नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। देखिए, सुबह का वक्त हो चला है और सुबह के वक्त में हम आपको ऐसी देखिए खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो पहली तरफ देखिए रुक करते हैं पहली खबर का। देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और रविवार तक यहां 12 राज्यों में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने केरल, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके अलावा त्रिपुरा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून के आगे बढ़ने से कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बार मानसून केरल में सामान्य देखिए समय से 3 दिन की देरी से 4 जून को पहुंचा था। हालांकि इसके बाद इसकी रफ्तार तेज हो रही है। केवल 4 दिनों में ही 12 राज्यों तक फैल गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा देवगढ़ और साथ ही आपको बताइए चेन्नई से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कुटपुतली आपको बताएं बेरोड जिले में तेज आंधी के कारण एक मकान का टीन पूरी तरह से गिर गया। आपको बताएं जिससे छत को नुकसान भी पहुंचा है। मध्य प्रदेश में भी मानसून का असर देखने को मिला। इंदौर खंडवा हाईवे पर तेज आंधी के चलते एक ऑटो पलट गया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर देखिए सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी रविवार को तेज आंधी और बारिश ने असर दिखाया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान ग्राउंड सपोर्ट आपको बताएं उपकरणों की टक्कर से एयर इंडिया के 3 नैरो बॉडी विमान क्षतिग्रस्त हो गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों विमानों को फिलहाल परिचालन से बाहर कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए संचालन भी प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सोमवार से एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है, यानी कि आज से। आने वाले दिनों में देखिए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, संभावना भी है। साथ ही अगले सप्ताह क्षेत्र में हीट वेव जैसी स्थिति बनने के आसार भी हैं, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश के अनुमान लगाए जा रही हैं। राजस्थान के पूर्व हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 10 जून को दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अगर बात करें देखिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए कुल मिलाकर मानसून अब तेजी से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहा है, जहां कई राज्यों में बारिश राहत लेकर आई है। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और साथ ही ओले पड़ने की, तेज हवाओं की भी खबरें आई हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों को मौसम संबंधित अपडेट पर ध्यान देने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से अभी बारिश कहीं हो रही है, कहीं धूप ज्यादा पड़ रही है, कहीं गर्मी ज्यादा है, तो कहीं देखिए राहत भी गर्मी से है। तो ऐसे में आपको बहुत जरूरत पड़ जाती है कि आप भी अपने जो है मौसम की अपडेट लगातार लेते रहे। 12 राज्यों तक देखिए मानसून पहुंचना संभव बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में अभी राहत थोड़ी दूर नजर आ रही है, क्योंकि अभी आपको आज से सोमवार से थोड़ी गर्मी के जो देखिए यहाँ तपिश झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में देखिए दिल्ली एनसीआर में जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो ऐसे में गर्मी के लिए देखिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि आप गर्मी के दिनों में अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने शरीर पर देखिए पानी की मात्रा रखें, ताकि आप किसी भी तरह की
गंभीर बीमारी का यहाँ सामना ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है उससे आपके शरीर में बीमारी होने की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में देखिए दिल्ली एनसीआर में भी जो तापमान है वो ज़्यादा ऊपर आता दिखेगा। कहीं बाहरी राज्यों में जो मानसून है वो पहुंचता संभव माना जा रहा है। और साथ ही देखिए मौसम ने जो करवट ले ली है, अब दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन पहले आंधी आ रही थी, बारिश थी, लेकिन अब वहीं गर्मी के दिन अभी हमको देखने को मिल सकेंगे। तो फिलहाल देखिए मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में अभी आपको गर्मी से राहत नहीं देखने को मिलेगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली के देखिए क्लब में होने जा रही है। करीब 2 साल बाद हो रही इस बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने के दावा कांग्रेस ने किया है। हालांकि अब तक सभी दलों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र के एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ साक्षात रणनीति तैयार करना है। विपक्षी दलों के बीच देखिए यहाँ पे भाईचारा बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विभिन्न विपक्षी दल भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लोकतांत्रिक मुद्दे को उठाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गठबंधन को इंडिया गठबंधन नाम से संबोधित करते हुए व्यापक विपक्षी सहयोग का संदेश दिया। बैठक से पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही समाजवादी देखिए प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रही है। वहीं जीएमएम की भागीदारी को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। सीपीआईएम ने कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई है, लेकिन उसने बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार देखिए बैठक का कोई औपचारिक एजेंडा तय नहीं किया गया है। सभी दल अपने अपने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे और संभावित सहयोजक के नाम पर भी विचार विमर्श संभव है। विभिन्न राज्यों के दल अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी बैठक में सामने रख सकते हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद में नेताओं पर कथित हमलों का मुद्दा उठा सकती है। जिस तरह से देखा जा सकता था कि पश्चिम बंगाल में जो उनके नेताओं पर हमला हुआ था वो मुद्दा भी ममता बनर्जी उठा सकती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे सकती है। वहीं बिहार और आरजेडी और उसके सहयोगी सुरक्षा जांच एजेंसियों की कार्यवाही और राजनीतिक माहौल जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक ऐसे समय हो रही है जब गठबंधन के भीतर कुछ दल कांग्रेस से नाराज बताए जा रही हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कांग्रेस के फैसलों पर असंतोष जताया है। वहीं केरल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच हालिया चुनावी बयानबाजी को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। इसके बावजूद विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ साझा मंच पर आने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन का गठन वर्ष 2023 में हुआ था। इसके बाद गठबंधन ने कई राज्यों में मिलकर चुनाव लड़े, जबकि कुछ राज्यों में सहयोग दल अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन ने यहाँ पे जीती। साथ ही आपको बताएं हालांकि समय के साथ कुछ दल गठबंधन से अलग भी हो गए, जिससे विपक्षी एकता को बनाए रखना चुनौती यहाँ नजर आया है। देखने वाली बात होगी कि आज जो ये बैठक संभव है, जो बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस की जो आज बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इस बैठक में विपक्ष क्या कुछ रणनीति बनाता है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाती है कि वो सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीत पाए। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ बैठक में निकल कर आता है। बहरहाल चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और राजनीतिक रूप से
महत्वपूर्ण माने जा रही हैं। नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 18 जून को मतदान और मतगणना दोनों होने हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव सिर्फ 2 प्रमुख उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा या नए चेहरे मुकाबले को और रोचक बनाएंगे। झारखंड की राजनीति में देखिए, राज्यसभा चुनाव अक्सर आखिरी समय में नए समीकरण और अलग ही रूप लेकर उभरते हैं। साथ ही कई बार अंतिम चरण में ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतर जाते हैं जो पूरे चुनावी गणित को बदल कर रख देते हैं। इस बार भी राजनीतिक जानकारों की नजर इसी संभावना पर टिकी हुई है कि राज्यसभा चुनाव के नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा के कम से कम 10% सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। देखिए, झारखंड विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब को देखें तो आंकड़ा 9 विधायकों का है। वहीं किसी निर्दलीय उम्मीदवार को 10 विधायकों के प्रस्ताव के रूप में हस्ताक्षर जुटाने की यहाँ कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में नामांकन के दिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं और किन उनके पीछे किस दल या समूह का समर्थन होता है। इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर उभरे मतभेद का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मंत्री विद्यानंद राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका नामांकन मुख्यमंत्री हेमंत ने की मौजूदगी की दाखिल किया है। साथ ही हालांकि दूसरी सीट को लेकर गठबंधन के भीतर असहमति सामने आई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दूसरी सीट के लिए प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जेएमएम के कई नेताओं को विधायकों का मानना है कि पार्टी को दोनों सीटों पर अपना दाव पेश करना चाहिए। उनका तर्क ये है कि विधानसभा में जेएमएम के पास देखिए आपको बताएं विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास केवल 16 विधायक है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर जेएमएम खुद को ज्यादा मजबूत दावेदार मान रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे उनके पास 16 हैं और वहाँ पे 30 से ज़्यादा देखिए उनके पास विधायक है, तो ऐसे में दूसरी पार्टी यहाँ मजबूत हो जाती है। वही वजह है कि इंडिया गठबंधन के भीतर तनाव की स्थिति बन गई है। गठबंधन की एकता बनाए रखने और विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश बघेल और पर्यवेक्षक के रूप में रांची भेजा है। उनका उद्देश्य सहयोगी दलों के बीच पूरी तरह से स्थापना करना है, साथ ही चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक विवाद को रोकना भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि यदि गठबंधन के भीतर सहमति नहीं बनती है तो कई अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। ऐसे में देखिए स्थिति में विधायकों की क्रॉस वोटिंग समर्थन और रणनीतिक मतदान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल सभी की निगाहें नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। यदि केवल गठबंधन समिति उम्मीदवार ही मैदान में उतरते हैं तो चुनाव की आसान यहाँ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कोई निर्दलीय या अतिरिक्त उम्मीदवार सामने आता है तो झारखंड का ये राज्यसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का भी देखिए ध्यान आकर्षित कर सकता है। कुल मिलाकर 2 सीटों वाले चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा चर्चा गठबंधन की अंदरूनी राजनीति और विधायकों की गणित की हो रही है। आने वाले कुछ दिनों तक तय करेंगे कि ये चुनाव औपचारिक प्रक्रिया बनाकर रह जाएंगे या फिर झारखंड की राजनीति में एक नया राजनीतिक मोड़ लेकर उभरते नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि झारखंड में जो 2 सीटों के लिए देखिए राजनीति लड़ाई हो रही है, आने वाले दिनों में क्या रुख अपनाती है। बहरहाल चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में लोकप्रिय शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर इस बार फिर चर्चा में है। पटना के आपको बताएं हट इलाके में हुए कथित फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में शनिवार को पटना की निचली अदालत में सुनवाई हुई। पूरे दिन ये चर्चा होती रही कि खान सर अदालत में पेश हो सकती हैं, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। अब उनके वकील ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। ये मामला 2 जून को हुई कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार भी किया था। शनिवार को उनकी
जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने दोनों गार्डों को राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी के बाद इस मामले को लेकर चर्चा और तेज हो गई है कि खान सर के वकील अरविंद कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि घटना के बाद उनके संस्थान की ओर से एक दूसरे को कोचिंग संस्थान के निर्देश के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी। साथ ही इसके जवाब में दूसरे पक्ष ने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। वकील का कहना है कि इसी एफआईआर में उन सुरक्षा गार्डों का नाम शामिल किया गया है जिन्होंने कथित तौर पर आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की। वकील ने यह भी दावा किया कि खान सर का नाम जानबूझकर इस मामले में जोड़ा गया है। उनके अनुसार खान सर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उनका इस कथित फायरिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर खान सर के खिलाफ कोई ठोस मामला है ही नहीं। फिलहाल खान सर कानूनी सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं और उनके वकील ने बताया कि अगली सुनवाई में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी ताकि गिरफ्तारी की आशंका से कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला करेगा। इस मामले ने शिक्षा जगत और छात्रों के बीच भी काफी चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि खान सर देश के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षकों में से एक गिने जाते हैं। उनके यूट्यूब चैनल और कोचिंग संस्थान से लाखों छात्र जुड़े हैं। ऐसे में इस कानूनी विवाद पर लाखों की नजर बनी हुई है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां ये तय होगा कि खान सर की अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। फिलहाल देखिए, मामला अदालत में विचाराधीन और जांच की प्रक्रिया में जारी है। देखना होगा कि जब अगली बार जमानत के लिए जब कोर्ट में यहाँ पे पेशी लगेगी तो क्या खान सर वापस वहाँ पे जा पाते हैं या अब की बार भी उनके वकील की तरफ से ही कुछ दलीलें आती हैं। देखने वाली बात होगी कि बिहार में जिस तरह से खान सर को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, उनको जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में खान सर के ऊपर जो ये पूरी तरह से जाल मंडरा रहा है, जो उनके उल्टी गिनती खान सर की शुरू हो रही है, आने वाले दिनों में किस तरह से खान सर अपने आप को इन सारी तमाम चीज़ों से बचाकर निकाल पाते हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।